हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पिस्टन को किस तरह से हम पिस्टन को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। पिस्टन को मैन्युफैक्चर करने से पहले हमें उसके डिज़ाइन और डायमेंशंस पूरी तरह से मालूम होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, दो ऑपरेशन सिखाऊंगा। पहला टर्निंग ऑपरेशन और दूसरा फेसिंग ऑपरेशन। मैं ऑलरेडी आपको ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन इसके पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रिलिंग बोरिंग ऑपरेशन नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ मैं टर्निंग एंड देन आपका फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और देन लास्ट में मैं आपको इस जॉब को पूरा कंप्लीट करके दिखा दूंगा। सो इसके डायमेंशंस देख लेते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसके फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ये दिखा रहा है कि भाई इसके जो हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 36 mm की हाइट रहेगी और इसका डाया जो है वो 35 mm का है। मींस टर्निंग ऑपरेशन के दौरान आपको इसका डाया 35 mm का बनाना है और 36 mm लेंथ तक आपको इसकी टर्निंग करनी है। अब हम इसका टॉप व्यू में देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ना। इसके टॉप व्यू में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि आप एक्सटर्नल डाया अगर आप 35 mm का बना रहे हैं तो आप जो ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका इंटरनल डाया कम से कम 25 mm तक का आपको बनाना है और उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, वो आपकी 5 mm की कम रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, बस इतना ध्यान रखिए कि इंटरनल का डाया 25 mm रहना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इंटरनल का डाया जो है ये 25 mm का होना चाहिए, बट ये कितनी लेंथ तक होना चाहिए ये आपको पता ही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ कितना है, 35 mm का डाया है। 35 में से 25 माइनस कर दीजिए, आप कितना बचेगा, 5 mm इस तरफ और ये 5 mm। तो ये 5 mm का पूरा जो है ये पूरा एक एक पूरा का पूरा विड्थ चलता हुआ आ रहा है। ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये भी कितना है, 5 mm का डिफरेंस है। ये भी आपका 5 mm का डिफरेंस है और ये 5 mm का, अगर 35 में से 36 में से 5 माइनस कर देंगे अगर आप, टोटल आ जाएगा 31 mm। 25 का जो डाया ड्रिल करना है आपको या बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो 35 mm तक करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो देख लेते हैं किस तरह से उस ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है और उसमें ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमें टर्निंग ऑपरेशन के दौरान लेंथ 36 mm रखनी है और डाया 35 mm तक हमें इसको डायमीटर इसको 35 mm कन्वर्ट करना है। और फेसिंग ऑपरेशन में इसका सरफेस जो रहेगा पूरा का पूरा फ्लैट कर देना है लास्ट में। टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये वही पीस है जिसको कि हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया था, फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था। अब मैंने इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन एक्चुअली में जो है उसको कट कर दिया है इसमें से। ये हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन था जो कि पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने इसको रेक्टेंगुलर पोर्शन में कन्वर्ट किया था। अब हम इसको रेक्टेंगुलर सर्कुलर में पिस्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन एक्चुअली में कुछ अराउंड 60 mm का है। हमें इसे 35 mm तक रिड्यूस करना है। आपने जैसे डायमेंशंस में देखा अभी जो जस्ट पहले मैंने अभी आपको बताया। इसका सबसे इस वीडियो में हम टर्निंग का ऑपरेशन देखेंगे। इसके अलावा इस टर्निंग ऑपरेशन के दौरान हमें इस सिलेंडर को, इस वर्क जॉब को हमें कम से कम 35 mm तक रिड्यूस करना है। टर्निंग ऑपरेशन के दौरान हम इसे टर्निंग रिड्यूस करेंगे एंड देन आपको पिछले वीडियोस में मैं आपको किस तरह से जॉब को फिक्स करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इस एंड पर आप अगर देखेंगे तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है हमारा। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसे फिक्स होता है, यहाँ पर ये जो बोल्ट लगे हुए हैं इनको अगर आप लूज़ कर देंगे तो यहाँ से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह दूसरा टूल लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद जब यहाँ पर सेंटर आ जाएगा, जैसे कि अगर आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये जो सिलेंडर है एक्चुअली में अपने सेंटर पर एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर आपको इसकी टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे ताकि ये सेंटर पर आ जाए। मीन्स ये अपने सेंटर पर ही, अपनी एक्सिस पर ही रोटेट होती रहे। हम इसको सबसे पहले टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे धीरे धीरे करके।
जैसे टर्निंग ऑपरेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सैडल व्हील रहता है उसको आप स्लो स्लो रोटेट करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको सैडल व्हील को फीड दे रहा हूँ, ये हमारा सैडल हैंड व्हील फील्ड है जहाँ से मैं फीड दे रहा हूँ स्लो स्लो। और यहाँ पर आप ये टूल देख सकते हैं, इस टूल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप इस टर्निंग ऑपरेशन के परफॉर्मेंस के दौरान आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसको इस टूल को ज़्यादा करीब नहीं ले जाना है आपको। जो आपका टूल है, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे कि टूल टकरा सकता है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर अगर टूल टकरा जाएगा तो यहाँ पर टूल टूट सकता है या फिर कुछ इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को गौर से। आप ये देखिए इसके जॉज जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं जॉ, तो आप ये देखिए कितनी दूर हैं। अभी ये यहाँ पर दूर हैं, अगर ये यहाँ से ये वर्क पीस पे यहाँ पर टकरा सकते हैं, जो यहाँ से टूल पर टकरा सकते हैं। तो इसलिए इस दौरान हमें क्या करना पड़ता है, एक फ़िक्स लोकेशन देख लेते हैं कि हम सिर्फ वहाँ तक इस टूल को, अपने टूल को वहाँ तक लेके जाएंगे। तो फिर हम इस लोकेशन तक ये जहाँ की क्या है, ये टकरा है, तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्क पीस को यहाँ पर सैडल व्हील, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये हमारा सैडल व्हील है। ये इस सैडल व्हील से मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं वापस ले जाता हूँ तो ये पीछे आ जाएगा। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाऊँगा तो ये क्या आने लगेगा, टूल। ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कर दिया तो ये टूल क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहाँ से टूल क्या आ गया, पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ये आपका जो ये जो व्हील था आपका, ये जो आपका क्रॉस सैडल का व्हील था, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देंगे फीड तो ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या आने लगेगा, टूल पीछे की तरफ आने लगेगा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में टूल पीछे की तरफ आ रहा है। टर्निंग ऑपरेशन में जब टर्निंग ऑपरेशन हो रहा होता है तो एक ही डायरेक्शन में आप टूल को मूव करें। आप सोचेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हम टूल को वापस ला सकते थे, बट हम यहाँ पर टूल को वापस नहीं लेकर आएंगे क्योंकि आपकी फिनिशिंग क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हम पहले टूल को पीछे करते हैं एंड देन फिर सैडल व्हील के थ्रू हम क्या करते हैं, टूल को पीछे बैक साइड पर लेकर आते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर टूल आ गया हमारा यहाँ पर, तो टूल को हम क्या करेंगे, अगेन आगे की तरफ फीड करेंगे क्लॉकवाइज। ये फिर से आप यहाँ पर देखिए क्रॉस स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा हूँ तो टूल कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो क्रॉस स्लाइड के थ्रू मैंने टूल को आगे की तरफ फीड दे दिया है। अब यहाँ से फिर देन अगेन ये क्रॉस स्लाइड पर आ जाता हूँ। क्रॉस स्लाइड को क्या करूँगा, अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव दूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए हल्का सा अगर आप देखेंगे तो ये मटेरियल मूव होना स्टार्ट हो गया है। इनिशियली हम इसकी स्पीड स्लो रखेंगे। तो हम यहाँ पर सैडल व्हील के थ्रू हम क्या करेंगे, स्लो स्लो करके इसको फीड देंगे। यहाँ पर फीडिंग ध्यान रखें आप, फीड जिस दौरान करें तो फीड स्लो रखें, स्पीड जो है स्पीड स्लो रखें। क्योंकि अगर आप कई बार स्पीड ज़्यादा रखते हैं, डेप्थ ऑफ कट भी कम रखें उस दौरान, क्योंकि इनिशियली आपका जो टूल है वो वुड के ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर रहा है। अभी तो ये वुड है, अगर ये मेटल होता तो यहाँ पर टूल टूट सकता था। इसलिए बहुत स्लो स्लो फीड देना है और डेप्थ ऑफ कट भी स्लो रखना है। तो धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स हम इसको रिमूव कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको जब ये आधा हो जाएगा तो देन फिर मैं आपको खुद से शो करूँगा वीडियो में कि किस तरह से यही टर्निंग ऑपरेशन के थ्रू हम इसका पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो है वो 35 mm तक डाया तक हमें रिड्यूस करना है। देन आप यहाँ पर आ गए हैं फिर से, तो आप देख सकते हैं मैं एंड पोर्शन पे फिर से पहुँच गया हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। फिर से बैक साइड पर लेके जाना है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसे रोटेट करूँगा ताकि टूल पीछे आ जाए। आप देख सकते हैं फिर से टूल पीछे आ गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा क्रॉस सैडल है, ये क्रॉस स्लाइड व्हील था। अब ये क्या है हमारा, ये है आपका सैडल व्हील। तो सैडल व्हील को अब कैसे कहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फीड दूँगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही रोटेट करेंगे हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टूल बैक साइड पे फिर से आने लगेगा। ये टूल आपका बैक साइड पर आ गया। तो इसी तरह से हमें टर्निंग ऑपरेशन बराबर परफॉर्म करते रहना, जब तक परफॉर्म करना है जब तक कि ये डायमीटर 35 mm तक रिड्यूस नहीं हो जाता।
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अभी हमने इसको टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बट अभी ये 35 mm तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको डिटरमाइन करते हैं बीच बीच में। हम ज़्यादातर मैक्सिमम जब भी आप लेथ मशीन ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि बार बार आप क्या करें कि उसका डिटरमाइन करते नहीं कि कितना डायमीटर उसका हो चुका है। सो अभी हम देख लेते हैं कितना डायमीटर हुआ है। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर रहे हैं। सो ये वर्नियर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। एंड अब हम इसका डायमीटर देख लेते हैं कितना होगा है अभी। सो आप अगर यहाँ पास आके देखेंगे इसका रीडिंग हो सकता है दिख रहा हो आपको। सुना आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो डायमीटर आ रहा है, इस तरफ देखिएगा आप, इस तरफ। जब हम वर्नियर को यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ से ये जो आपको पिन दिख रही है इससे आप टाइट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर एक ज़ीरो दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो ज़ीरो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो ज़ीरो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा, हाँ आप दिखाई दे रहा है। तो ये ज़ीरो जहाँ मार्क हो रहा है वो आपको डायमेंशन दिखाता है। तो ये 52 है अभी, और आपको कहाँ तक रिड्यूस करना है, अभी इसको 35 mm तक रिड्यूस करना है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा कवर करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। स्टूडेंट्स इसी दौरान मैं आपको, जैसे हमने टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चेंज करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो यहाँ से जो पॉइंट है, ये देखिए आप, अगर आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आगे की तरफ से ये टूटा हुआ है। तो ये टूटा होने की वजह से क्या होता है कि जब ये टूल टूटा हुआ होता है इस तरह से आगे से, जबकि आप इसका देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस टूल को, तो इस टूल की आप ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ पर इस टूल में बिल्कुल आपका क्या बना हुआ है, एक आपका पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर जबकि पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट जो है ये टूट चुका है एक्चुअली में। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना, इसलिए हमें इस टूल को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिमूव नहीं करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए टर्निंग ऑपरेशन के दौरान क्या हाल हुआ है। ये पूरा रफ सरफेस बन गया है, फिनिशिंग की जगह ये रफ हुआ है, पूरे के पूरे बर्ड्स निकल के आ रहे हैं इसमें टर्निंग ऑपरेशन के दौरान। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस टूल को मूव करेंगे। तो टूल मूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टूल कैसे चेंज करते हैं। ये हमारा रिंग की कहलाता है, रिंग स्पैनर या फिर रिंग स्पैनर कहते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 का आपको किस तरह से पहचानना है कि यहाँ पर 11 नंबर का है। सो यहाँ पर आपको रिंग रखकर बाय रिंग स्पैनर यूज़ करके इसको ओपन करना है। तो अगर आपको 11 का यहाँ पर रिंग जो रहते हैं अलग अलग नंबर्स के रहते हैं, तो इस टूल में आप देखिए यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो ये रिंग स्पैनर 11 का है। अगर आप इसी तरह से ये जब के रिंग स्पैनर को बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो ये अलग है। यहाँ पर कितने का है, ये 10 का है। सो ये दो हैं एक्चुअली में, 10 का भी है और 11 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 का तो आ नहीं रहा है ना। सो हमारा बट यहाँ पर 11 का बिल्कुल आराम से आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर आपको कोई नट अगर लूज़ करना हो तो हमेशा या लूज़ करना है तो हमेशा उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। सो आप जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम नट्स को लूज़ कर लेते हैं। जैसे ये नट लूज़ किए हमने, ये सारे नट दोनों नट लूज़ कर लिए। एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम आराम से ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को मैंने मूव कर लिया है यहाँ पे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। सो अब आप अगर देखेंगे यहाँ से ध्यान से, सो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फोकस करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये देखिए, आप ये देखिए इस टूल के नीचे आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में ये आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। अब मैं आपको दूसरा टूल दिखा देता हूँ, और आप देखिए दूसरा टूल देखिए यहाँ पर, इसी के नीचे देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है आपको। सो यही है, अगर टूल अगर टूटा हुआ है, अगर आपका टूल इस कंडीशन में रहेगा, अगर आपका टूल इस कंडीशन में रहेगा, ऐसी कंडीशन में, तो आपके किसी कंडीशन हो जाएगी टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी हो जाएगी, बर्ड्स ख़राब हो जाएंगे, पूरा सिलेंडर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको टूल चेंज करता हुआ दिखा रहा हूँ। इसलिए हमें टूल की कभी भी अगर टूल अगर टूटा हुआ है तो आगे से उस टूल को आप ग्राइंडिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना फिनिश है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल लगा देते हैं और टूल को रख कर इस टूल को हम सेट कर देंगे। टूल को सेट करने से पहले आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि उसका सेंटर कहाँ तक आ रहा है। मीन्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ से
यहाँ अगर देखेंगे अगर आप, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये जो पोर्शन है ये कहाँ आ रहा है, ये सेंटर पे इसी के सामने जस्ट टूल आना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से क्रॉस स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ लेके जाऊँगा, सो ये क्रॉस स्लाइड आगे की तरफ लेता हुआ जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो आप देखोगे कि हल्का सा जो है एक्चुअली में जो आपका टूल है यहाँ पर, ये जो टूल है एक्चुअली में ये टूल हल्का सा क्या है नीचे है। सो मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस टूल के जस्ट नीचे कुछ एक सपोर्ट लगा देते हैं ताकि ये टूल क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लगा दिया नीचे ताकि ये हमारा टूल क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए। और यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ जाके अगर देखेंगे, सो ये टूल क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली अभी हल्का सा आपका जो डेड सेंटर है, सपोर्टिंग एंड है, वो सपोर्टिंग एंड जो है हल्का सा ये टूल जो है इससे ऊपर आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर टूल हल्का सा ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने टूल को फिक्स कर दिया है एंड फिर से हम 11 की रेंज से इसको टाइट कर देंगे। जब भी हम टाइट करेंगे तो नट को आपको रेंज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। टूल को अच्छे से टाइट करना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप टूल को टाइट लूज़ रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टूल निकल के बाहर आ जाएगा और उस दौरान आपका जॉब भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप टूल को अच्छे से टाइट कर दें। एक बार अगर आपका टूल टाइट हो गया है, सो आपने देखा स्टूडेंट कैसे मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इस वीडियो में चेंज करना आपको दिखाया। सो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमने चेंज कर लिया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, सिंगल टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर अभी जो बर्स आ रहे हैं अब नहीं आएंगे, नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चेंज कर दिया है। एक बात और, यहाँ पर जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, या तो फिर एक रिवर्स में या फिर एक फॉरवर्ड में। रिवर्स में मीन्स उल्टा घूमेगा और फॉरवर्ड में आगे की तरफ इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से आएगा लौट कर, ठीक है। सो रिवर्स में देखेंगे, अब अभी मैं रिवर्स में कर रहा हूँ इसको, जैसे ही मैं रिवर्स में कर रहा हूँ तो आप ये देखिएगा मशीन किस तरफ ऑपरेट हो रही है। फिर से देखिएगा इस तरफ हो रही है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपका चक मूव हो रहा है ना। तो ये रिवर्स होता है। और अगर फॉरवर्ड में देखेंगे आप तो फॉरवर्ड में इसका अपोजिट रहेगा। सो फॉरवर्ड में इसका अपोजिट रहता है। सो अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह वाली कंडीशन, यहाँ पर ये जो टूल्स हैं, हाँ स्टूडेंट्स आप इस तरफ देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये अपने पुराने वाले टूल की वजह से हुआ था। अब हम नए टूल को जब देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो मैं टर्निंग करना स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके टूल चेंज करने से हमें क्या इफेक्ट पड़ा है। सो दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बर्स उठा रहा था क्योंकि नीचे की तरफ से वो टूल टूटा हुआ था। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई बर नहीं उठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसको और फिनिशिंग में लेकर आना चाहते हैं तो बाय यूजिंग सैंड पेपर और बाय शेल्फ और बाय यूजिंग फाइल्स आप इसको और फिनिशिंग दे सकते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं अभी हमने इसको काफ़ी फिनिश कर लिया है, टर्निंग ऑपरेशन के परफॉर्म करके काफ़ी फिनिश कर लिया है। अब हम इसके बाद इसको देख लेते हैं कि कितना डायमेंशन आ रहा है बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। सो हमने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं बार बार ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कितना अभी इसका डायमीटर हो चुका है। सो यहाँ पर हमने इन दोनों जॉस के बीच में डायमीटर को ले लिया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सो आप अगर दूसरा वाले पोर्शन पे देखेंगे जहाँ पर ज़ीरो दिख रहा होगा आपको, तो ज़ीरो के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डायमेंशंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट अभी 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो 43 और हमें कितना चाहिए 35, तो अभी हमें और टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरह से 35 mm तक पूरा इसको टर्निंग कर दिया है। इसमें मैंने 35 mm तक टर्निंग कर दिया है। इसको हम देख लेते हैं कैसे टर्निंग कैसे कह रहा हूँ मैं 35 mm तक।
ये हमारा वर्नियर है इस वक्त यहाँ पर, एंड देन इसमें हम यहाँ पर वर्नियर लगा के मेज़र कर लेते हैं। सो ये वर्नियर लगा दिया हमने, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 35 mm, यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 35 mm हो रहा है ना, आप देख सकते हैं। सो ये 35 mm तक का हमने यहाँ पर डाया बना लिया है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर फेसिंग करना सिखाऊंगा। फेसिंग मतलब यहाँ से ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, एक्चुअली मैं फेसिंग में कर चुका हूँ, बट आपको फेसिंग करके और दिखाऊंगा एक बार। एक्चुअली में ये जो सरफेस होता है ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए आपका, ये बिल्कुल अभी भी फ्लैट ही दिख रहा है आपको, बट मैं वो फिर से फ्लैट करके दिखाऊंगा। अब दूसरी बात ये है कि इस तरफ आपने यहाँ पर जो टूल लगाया हुआ है, तो ये टूल इस तरह से कैसे होगा, है ना। सो ये टूल पोस्ट पे ये जो आप ये लीवर देख रहे हैं, इसको अगर आप लूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं, आप इसको टर्न कर सकते हैं। फिर उसको क्रॉस स्लाइड व्हील, क्रॉस सैडल व्हील से मैं बैक साइड पर ले आया, ये बैक साइड पर ले आया हूँ मैं यहाँ पर, एंड देन बैक साइड पर लाने के बाद फिर से क्या करा, लीवर लूज़ करा हमने, और उसके बाद आप ये देखिए मैं टूल कैसे कर रहा हूँ। मैं टूल इसको इस तरह से कर रहा हूँ कि ये जो हो, ये टूल जो है एग्जैक्टली आपके जो सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपकी जॉब का, उस जॉब से क्या हो, बिल्कुल 90 हो, उस जॉब से क्या होना चाहिए, बिल्कुल 90 होना चाहिए। सो यहाँ पर आप ये क्रॉस स्लाइड देख रहे हैं, क्रॉस सैडल को मैंने क्रॉस सैडल की व्हील के थ्रू, ये क्रॉस सैडल व्हील है, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये क्रॉस सैडल व्हील के थ्रू हमने क्या करा है, टूल को आगे की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे टूल आगे की तरफ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अभी टच में नहीं आना चाहिए, अभी बिल्कुल टच में नहीं आना चाहिए, हल्का सा दूर रहना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके हम इसको टच में लेकर आएंगे। देन यहाँ पर देखिए आप ये टूल की ये जो निडल है, यहाँ पर जो इसका टिप है, टिप पॉइंट, एक्चुअली में टूल का टिप पॉइंट कहलाता है ऊपर वाला। सो ये टिप पॉइंट जो है ये बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल इसके 90 होना चाहिए। जैसे ये 90 हो जाता है हम इसको लॉक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टच कर दिया है टूल को, और ये फेसिंग करना स्टार्ट हो गया। अब वैसे ही मैं क्रॉस सैडल के थ्रू क्या करूँगा, ये क्रॉस सैडल है हमारा, क्रॉस सैडल व्हील है, इस क्रॉस सैडल व्हील के थ्रू हम क्या करेंगे, फीड करना स्टार्ट कर देंगे। सैडल व्हील को आपको टच नहीं करना है, सैडल व्हील को उसी पोजीशन पे रह दीजिए। एक बार अगर टूल टच में आ गया, ये देखिए आप इसके अगर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्रॉस सैडल व्हील के थ्रू क्या करूँगा, इसको फीड देता रहूँगा धीरे धीरे करके। देन हमने जब फेसिंग कर लिया तो हम सैडल व्हील के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे और इस टूल को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने पूरा का पूरा जो सरफेस है पूरा फ्लैट कर दिया है। इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत फिनिशिंग चाहिए होती है तो फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सैंड पेपर का इस्तेमाल करके या फिर किसी फाइल का इस्तेमाल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरह से हम लेथ मशीन पर टर्निंग करते हैं और फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से हम टूल को सेटअप करते हैं। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये जो जॉब है, आप ऑलरेडी इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आप ड्रिलिंग और बोरिंग का ऑपरेशन तो देख ही चुके हैं, तो इसलिए मैं इसमें ड्रिल और बोर करने के बाद इसको 36 mm पे से इसको कट कर लूँगा, तो ये मेरा पिस्टन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।